गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वंदना लॉ क्लासेस। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है। आज हम कॉमन लॉ और इक्विटी के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो डोमेस्टिक वायलेंस का है। एंड वैसे भी नॉर्मल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लॉ का, कॉमन लॉ एंड इक्विटी का, तो सबको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन लॉ और इक्विटी बेसिकली एंशियंट इंग्लैंड और मिडीवल इंग्लैंड के प्रिंसिपल्स हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद रॉयल कोर्ट्स ने कुछ रूल्स डेवलप करे थे। उन रूल्स को हम कॉमन लॉ का सिस्टम कहते हैं। तो आपने देखा होगा जितनी भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं या इवन यूएसए में भी कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो किया जाता है, बेस वही है हमारा। तो बेसिकली ये कोर्ट मेड लॉ भी है, इसे हम प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं, इसे हम जज मेड लॉ भी बोलते हैं। और सबसे अच्छा इसका बेनिफिट ये है, सबसे अच्छा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोसाइटी डायनामिक है और ये सोसाइटी के साथ चेंज हो जाता है, मतलब इसमें अच्छी अडेप्टेबिलिटी है। एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न्ड, इक्विटी मिडिवल इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो रॉयल कोर्ट ने रूल्स बनाए थे कॉमन लॉ के, उनके जो डिसीजंस होते थे, कभी कभी वो डिसीजन बहुत हार्श और अनफेयर होते थे, तो उनको जाकर पार्टी किंग के सामने चैलेंज कर देती थी। और किंग क्या करते थे, उसको एक अलग बंदे को, मतलब जो एक्सपर्ट होता था या जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था, उसको आगे वो फर्दर दे देते थे कि आप इसे देख लीजिए। तो उसे हम बोलते थे चांसलर, और जिस कोर्ट में ये मैटर जाता था उसे बोलते थे कोर्ट ऑफ चांसरी। तो बेसिकली ये दोनों पक्षों को ध्यान से सुनकर फेयरनेस के प्रिंसिपल पर एक डिसीजन दे देता था, और इसे हम कहते हैं रूल ऑफ इक्विटी। तो सीधी सी बात है, अगर कॉमन लॉ और इक्विटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? इक्विटी का रूल एप्लीकेबल होगा। सॉरी, थोड़ी ना तबीयत खराब है। तो मैं तुम्हें कॉमन लॉ और इक्विटी का एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बेसिस पर बता रही हूँ। जैसे हमने तरना बत्रा का केस पढ़ा था, तरना बत्रा के केस में ये बोला गया था कि वाइफ को रेजिडेंस का राइट नहीं है मैट्रिमोनियल होम में। ये कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है कि क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डिसीजन नहीं था या प्रेसिडेंट नहीं था जिसमें ये बोला गया हो कि वाइफ रह सकती है। तो कॉमन लॉ का प्रिंसिपल था, तो तरना बत्रा के केस में बोला गया हाँ जी, वाइफ को रेजिडेंस का राइट नहीं है। लेकिन स्नेहा आहूजा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तरना बत्रा को ओवर रूल कर दिया, ये कहते हुए कि वाइफ एंटाइटल्ड है रेजिडेंस के लिए। और अभी जुलाई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी का जजमेंट है, जो ये कहता है कि अगर हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है तो भी वाइफ को रेजिडेंस का अधिकार है। तो इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली ट्रस्ट या यू कैन से इक्विटेबल इंटरेस्ट जो होते हैं प्रॉपर्टी में, उन बेसिस पर ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको रेफरेंस भी दे सकती हूँ कि अगर आप सेक्शन 19(1) क्लॉज ए ऑफ डीवी एक्ट पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग है रेजिडेंस ऑर्डर, तो उसमें एक वर्ड उन्होंने यूज़ करा है इक्विटेबल इंटरेस्ट। तो आई होप आपको कॉमन लॉ और इक्विटी के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया है। थैंक यू वेरी मच।